हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। तो ये जो सीरीज़ है यूपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन का। यहाँ हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्यूशन करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आप यूपीएससी 2020 दे रहे हैं या 2021 दे रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर किस तरह से सॉल्व किया जाए, साथ ही साथ क्या पढ़ना चाहिए। अगर 2021 या 20 में अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो वहाँ पे क्या रिलेवेंस है इसका, और साथ ही साथ हम दैनिक जागरण का न्यूज़ एनालिसिस जो आपके साथ करते हैं राष्ट्रीय संस्करण का, वहाँ किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में, या यूपीएससी के किस तरह से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली राष्ट्रीय जागरण से पूछ सकता है। तो ये तीनों ही पर्सपेक्टिव हम कवर करेंगे। और इस सीरीज़ के तहत हमने ऑलरेडी 2019 का पेपर सॉल्व कर लिया है, 18 का कर लिया है, 17 का कर लिया है और 16 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया है, जिसमें 2016 का 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। रिमेनिंग 50 क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके सारा वीडियो देख लेना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल है, जा करके वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम यूपीएससी 2016 के प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जहाँ पार्ट बी है। ये 16 का पार्ट बी है। पार्ट ए के तहत ऑलरेडी हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पार्ट बी के तहत हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फ्रेंड यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें और साथ ही साथ डिस्कस करें। और कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, 50 तक ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। तो 51 का क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो प्राय समाचार पत्रों में रहता है। एक देखो, दो संगठन है इस तरह का, एक तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, एक संगठन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और ये दोनों ही संगठन एनजीओ है। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर दोनों ही संगठन एनजीओ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये रिपोर्ट जारी करती है। ये संस्था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52, पारितंत्र एवं जैव विविधता आर्य तंत्र, द इकोनॉमिक ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसे TEEB कहा जाता है, TEEB। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह एक पहल है जिसकी मेजबानी यूनेप, IMF तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। हमने आपको ट्रिक्स में बताया था, अगर आप हमारा फॉलो कर रहे हैं, 19 का पेपर देखा आपने, 18 का देखा है, 17 का देखा है या 16 का पेपर देखा है, तो हमने आपको बताया यूपीएससी नॉर्मली संस्था का नाम, नॉर्मली मिनिस्ट्री का नाम यूपीएससी गलत पूछता है। अगर आपको कुछ जानकारी नहीं हो तो आप वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, चूँकि एक संस्था के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आप कुछ नहीं जानते हो, तब जाके ये ट्रिक्स निश्चित तौर पे आजमाना। यूपीएससी संस्था का नाम, यूपीएससी मिनिस्ट्री का नाम गलत पूछता है। तो ऑप्शन ए गलत है। अब देखो ऑप्शन बी, देखो ओके, ऑप्शन बी क्या है कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल सही है। और ऑप्शन टी है, यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारित तंत्रों और जैव विविधताओं के मूल्य की पहचान, निर्देशन और अभिग्रहण की निर्णयकर्ता की सहायता कर सकता है। कॉमन स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। कॉमन स्टेटमेंट बिल्कुल सही होता है यूपीएससी का, एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया?
ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53। अब देखो 53 का क्वेश्चन क्यों पूछा, यहाँ पे चर्चा है रेड सैंडर की। रेड सैंडर एक तरह का वृक्ष होता है जो नॉर्मली तिरुपति, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, उसके आसपास पाया जाता है और इसका स्मगलिंग होता है। अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो इस तरह का न्यूज़ आता है डेली। तो स्मगलिंग होने के कारण ये काफ़ी फेमस था। 2015-14 के आसपास काफ़ी चर्चा में था, इसलिए 16 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा। तो ऑप्शन ए क्या है कि यह दक्षिण भारत की एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष की प्रजाति है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है कि यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है, बिल्कुल गलत है। ये कर्नाटका या केरला के आसपास नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है आपको तिरुपति के आसपास, ये पाया जाता है आपको आंध्र प्रदेश के आसपास। तो ऑप्शन बी गलत है, ए सही है। इसका आंसर हो गया ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। 1992 में रियो समिट हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है, और इस समिट में 5 इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। 3 इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुआ था साइन, और 2 इंपॉर्टेंट जो है चर्चा हुई थी। तो क्या क्या हुआ था इसमें, एक तो यूएनएफसीसी की स्थापना हुई थी, एक हुआ था यूएनसीसीडी की स्थापना हुई थी, एक हुआ था यूएनसीबीडी की स्थापना हुई थी। तो ये जैसे ये प्रोग्राम था यूएनएफसीसी, ये ग्रीन हाउस इमिशन को रोकने के लिए था। यूएनसीसीडी ये था मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, और यूएनसीबीडी ये था जैव विविधता को रोकने के लिए। और इसके साथ ही साथ 2 अन्य चीज़ों की चर्चा हुई थी। एक तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल हुआ था, फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और इसी फॉरेस्ट प्रिंसिपल का पार्ट है UNRED++, जिसमें वृक्ष लगाने की चर्चा है। और साथ ही साथ है एजेंडा 21। हो सके तो मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ। हालांकि दैनिक जागरण के न्यूज एनालिसिस के दौरान मैंने इस बात की चर्चा की है। एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल वन लगाने से संबंधित है, और इसी फॉरेस्ट प्रिंसिपल का पार्ट है यह। तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ो क्या है कि UNRED++ प्रोग्राम की एक समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन ए जैव विविधता को संरक्षण में, बिल्कुल। वन पारिस्थितिकी के समुत्थानशीलता में, ये भी सही है। और तीसरा है गरीबी कम करने में, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है कि यह सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंध करने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन साधन है। देखो 2015 में पेरिस शांति समझौता हुआ था, और उसको लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था ग्रीन हाउस गैस। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाना था, फिक्स था कि ग्रीन हाउस गैस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन किस रूप में पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसके बाद भी ये 16 में क्वेश्चन पूछा गया है, 18 में भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को हमें ध्यान से देखना चाहिए। फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ये नीति आयोग का एक अंग है, बिल्कुल गलत है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए अगर गलत है तो क्या होगा, ए नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत हम ये एज्यूम कर लिए तो एलिमिनेशन मेथड कहता है कि ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, बी या सी हो सकता है, और दोनों में तीसरा स्टेटमेंट कॉमन है, तो तीसरा स्टेटमेंट को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये सही होगा। चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट पे देखते हैं कि संघ का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो गया इस तरह से सी। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हो, बहुत कम समय होता है यूपीएससी में, और टाइम सेव करने के लिए इस तरह का ट्रिक्स आपको अपनाना पड़ेगा। देखो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एजेंडा 21 के बारे में, क्वेश्चन पूछ दिया इसमें।
तो एजेंडा 21 क्या है? ये कि धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक पहल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए एक वैश्विक पहल है, बिल्कुल सही है। और इसकी शुरुआत 2002 में हुई, बिल्कुल नहीं, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र के जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित है, ज्योतिबा फुले इससे संबंधित थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 59, यहां पे ट्रिक्स आपको काम दे देगा। पहली बात तो ये साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस के क्वेश्चन में नॉर्मली ऑल ऑफ दिस सही होते हैं। ऑल ऑफ दिस जो है लगभग सभी स्टेटमेंट उसमें सही होते हैं नॉर्मली। तो अगर आपको जानकारी नहीं हो, ट्रिक्स का उसी जगह इस्तेमाल किया जाता है जहां आपको कोई भी जानकारी ना हो। तो अगर आपको जानकारी नहीं है और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो उसके समय ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लो। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा। विषाणु जीवाणु को भी संक्रमित कर सकता है, कवक को भी संक्रमित कर सकता है और पादप को भी संक्रमित कर सकता है। तो अभी विषाणु वैसे भी चर्चा में है, वायरस वैसे भी चर्चा में है कोरोना को लेकर के। तो इसका आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। करेंट का क्वेश्चन था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिया जाने वाला कर अपरंचन पर प्रतिबंध लगाना। तो किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी किस तरह से अपने टैक्स को बचाती थी इंडिया में, उसको लेकर के चर्चा था उस समय में। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 61, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन इंडिया में पहला कहां बना था? तो आंध्र प्रदेश में बना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62, जिला खनिज प्रतिष्ठान, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना क्यों किया जाता है? कि किसी भी जिला में जहां पे मिनरल्स प्राप्ति होता है तो वहां के लोगों को किस तरह से हितों की रक्षा किया जाए, किस तरह से वहां के लोग इफेक्ट ना हो उस मिनरल के द्वारा। जैसे मान लो कहीं कोयला किसी राज्य में, किसी जिला में अगर कोयला की खुदाई होती है तो वहाँ आसपास के लोगों के हेल्थ पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए क्या है? खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन ए गलत है तो देखो ए से नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तीनों में ही ऑप्शन ए है। आंसर आपका बाय डिफॉल्ट बी निकल गया। तो इस तरह से आपको टाइम सेव करना है। स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल एजुकेशन से संबंधित है। एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे एक ही ऑप्शन है एजुकेशन को लेकर के, तो ऑप्शन डी में सिर्फ एजुकेशन की चर्चा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया था और ये किससे संबंधित है? तो भारत के संवैधानिक सुधारों से संबंधित है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसी के तहत मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही यूपीएससी की स्थापना की गई थी। याद रख लेना, जिस यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी स्थापना मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रिकमेंडेशन के आधार पर ही किया गया, 1926 के आसपास आई गेस। क्वेश्चन नंबर 65 में एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं बता दूंगा आपको कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों के बारे में कौन सी बातें समान है। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स क्या कि जब पहला स्टेटमेंट देखो कि दोनों ही एक ही समय काल में निर्मित हुए। तो जब भी समकालीन स्टेटमेंट दे, नॉर्मली पिछले 10 वर्ष का क्वेश्चन आप उठाकर देख लेना, यूपीएससी ने जब भी समकालीन स्टेटमेंट दिया है यूपीएससी ने गलत पूछा। तो नॉर्मली समकालीन स्टेटमेंट यूपीएससी का गलत होता है। ऑप्शन ए यहाँ गलत है, स्टेटमेंट एक गलत है। अब स्टेटमेंट एक गलत है तो या तो ए नहीं होगा और सी नहीं होगा, या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। बी में क्या है कि तीसरा स्टेटमेंट है कि दोनों एक ही शिलाकृत स्मारक हैं और अगला डी नन ऑफ दीज है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो याद रख लेना 99% केस में नन ऑफ दीज सही नहीं होता। नन ऑफ दीज जो है इनमें से कोई नहीं, वो सही नहीं होता। नीदर वन नॉट टू स्टेटमेंट सही होता है लेकिन नन ऑफ दीज स्टेटमेंट सही नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। तो इसको आप बाय ट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की जानकारी किसी को नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 66 बिटकॉइन के बारे में दिया हुआ। पहला स्टेटमेंट देखो कि बिटकॉइन की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है। आरबीआई जो है बिटकॉइन पे प्रतिबंध लगाया, उसके बावजूद भी बिटकॉइन की खरीद बिक्री हो रही थी हमारे देश में, तो इसका प्रतिबंध केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक नहीं करता है। ऑप्शन बी, बिटकॉइन के पते वाला व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते या किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है, उसे प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल। जैसे आपका ईमेल आईडी होता है, वहाँ पे कोई व्यक्ति आपको ईमेल भेज सकता है, उसी तरह से बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे कोई भी पैसा भेज सकता है या मंगा सकता है। तीसरा, ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ से किसी भी तरह से पहचान जाने की जा सकती है, तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। बी और सी बिल्कुल सही है, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, राइट। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। पहला गलत है, दूसरा और तीसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 67 न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्या एपेक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है? बिल्कुल नहीं। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना ब्रिक्स के देशों के द्वारा किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और दूसरा सही है। इसका हेडक्वार्टर संघाई में है, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। गाडगिल समिति रिपोर्ट, कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा तो आपको जानकारी होगा, दोनों ही पश्चिमी घाटों के संरक्षण से संबंधित था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69 टफ क्वेश्चन है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ही सही रहता है एग्जाम में, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि केशव चंद्र सेन किस संस्था से संबंधित है? तो कलकत्ता यूनिटरी कमिटी, टेबलेशन ऑफ न्यू डेस्पिरेशन, या सी तीसरा स्टेटमेंट है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसमें जो है ये संबंधित नहीं है, कोलकाता यूनिटरी कमिटी से संबंधित नहीं है, बाकी दोनों से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रिक्स आपको काम नहीं देगा। यहाँ पे अगर आपको जानकारी है तब बनाओ, अदरवाइज छोड़ दो, नहीं तो आप निगेटिव में चले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे ट्रिक्स आपको काम दे देगा। 70 का क्वेश्चन है कि खाड़ी सहयोग परिषद गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन सा सदस्य नहीं है? तो यहाँ पे देखो दो मेजर कंट्री है, ईरान है और सऊदी अरब है। दोनों एक दूसरे को टक्कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। जहाँ पे सऊदी में सुन्नी की प्रधानता है, सुन्नी इस्लाम की प्रधानता है, वहीं ईरान में शिया मुस्लिम की प्रधानता है। तो ये दोनों एक साथ एक संगठन में नहीं रह सकता। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसमें सऊदी अरब की प्रधानता है, उसमें ईरान नहीं रह सकता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि ईरान इसका पार्ट नहीं है। तो टेक्निकली भी इसको सॉल्व कर सकते हो आप, जानकारी है तब भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं जानकारी है तब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 71 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम किससे संबंधित है? पहला पढ़ो, भारतीय गृहों के पास निष्क्रिय पड़े स्वर्ण को अर्थव्यवस्था में लाना, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, स्वर्ण एवं आभूषणों के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल गलत है। और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही है। करंट का क्वेश्चन था ये। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसका है? तो चीन का है, सबको पता है, इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 मुद्रा योजना किससे संबंधित था? तो ये भी इजी क्वेश्चन था कि लघु उद्यमियों एमएसएमई इंडस्ट्री से संबंधित था, छोटे कारोबारियों को लोन देने से संबंधित था। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे ट्रिक्स आपको काम देगा। सेल गैस का संसाधन कहाँ से होता है? सेल गैस साइंस का क्वेश्चन हो गया, और साइंस में मैंने आपको बताया नॉर्मली ऑल ऑफ दिस सही होता है। तो यहाँ पे ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, इसका आंसर डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 ग्लोबल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, स्टेबिलिटी रिपोर्ट आईएमएफ जारी करता है। स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ। इसी तरह से भारत में जो है इंडियन फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है इंडिया में? तो वो आरबीआई करता है।
विश्व में कौन करता है? तो वो करता है IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड। अटल पेंशन योजना करंट का क्वेश्चन था और 16 में लगभग काफ़ी करंट पूछा था, लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास 16 में करंट था और यही कारण था कि 2016 का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गया था। अटल पेंशन योजना, पहले स्टेटमेंट दो पर हो इसमें कि परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को योजना में शामिल हो सकता था। तो जहाँ भी केवल स्टेटमेंट दे नॉर्मली यूपीएससी गलत पूछता है। 90% केस में केवल स्टेटमेंट गलत होता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% में होता है, ऐसा नहीं है, 90% में केवल गलत होता है। तो अब देखो स्टेटमेंट दूसरा गलत हो गया तो बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, और पहला और तीसरा दोनों में ही पहला स्टेटमेंट कॉमन है तो पहला स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट सही हो गया। तीसरा देख लो, अब तीसरा क्या है कि सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटी रहती है, बिल्कुल रहता है, तो तीसरा बाय डिफॉल्ट सही है, तो ऑप्शन ये हो गया सी। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP कई बार हमने डिस्कस किया है पेपर में, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय एनालिसिस में मैंने कई बार आपके साथ डिस्कस किया और इस पर कई बार क्वेश्चन आया। यूपीएससी ने 2-3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया और 2020 में भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया इससे बाहर आ चुका है। 2019 में इंडिया इससे बाहर आ गया है, इसलिए 20 में क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है। तो ये आसियान से संबंधित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पे भी आप ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ दिस सही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेवल पाते हैं, तो तीनों पाता है, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 79 करंट का क्वेश्चन ये भी है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, यदि वह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ होगा, क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यह विद्युत उत्पादन के लिए संयलन यानी फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? इसमें तीसरा स्टेटमेंट देखो, घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबद्ध विद्यालय को घटिका कहा जाता था, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दूसरा और पहला गलत है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तभी इसको कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 81, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। IESA का हेडक्वार्टर इंडिया में ही है, गुड़गांव में है, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी देश सम्मिलित हैं, बिल्कुल गलत है, अभी भी वर्तमान में भी संयुक्त राष्ट्र के सभी देश शामिल नहीं हैं, तो ऑप्शन ए यहां बिल्कुल सही है। यूरोपीय स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, स्टेबिलिटी जहां भी वर्ड प्रयोग हो नॉर्मली फिनांस से संबंधित होता है, नॉर्मली वित्त से संबंधित होता है, नॉर्मली व्यापार से संबंधित होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि यूरोपीय स्टेबिलिटी मैकेनिज्म जो है यूरोपीय यूनियन की एक एजेंसी है जो यूरोजोन के क्षेत्रों को या यूरोजोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है। अगेन साइंस का क्वेश्चन, ऑल ऑफ दिस सही होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस सही नहीं है, यहाँ पे एक ट्रिक्स है, देखो ड्रिप सिंचाई पद्धति का लाभ है तो खरपतवार की कमी होगा, मृदा अपरदन की भी कमी होगा, लेकिन मृदा लवणता का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। अब देखो डिजी लॉकर के बारे में दिया हुआ, डिजी लॉकर क्या है कि यह डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार को दिया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर है जहां आप अपना सारा सर्टिफिकेट रख सकते हैं और यह आपके ई दस्तावेज तक पहुंच आपको संभव बनाएगा, भौतिक रूप से आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकती है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है डिजिटल लॉकर का, आपका जितना भी सर्टिफिकेट है डिजिटल लॉकर पे रख सकते हैं, कहीं किसी इंटरव्यू में गए आप अपना मोबाइल से ऐप खोल करके दिखा दीजिए उसको, राइट। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है।
हाल में ही नदियों को जोड़ने की कार्य शुरू हुआ। करंट का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बी हो जाएगा। गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ने का काम शुरू हुआ था। तो अभी जो है बहुत सारा बांध है गोदावरी और कृष्णा के आसपास, बहुत सारा बांध है, जैसे अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पे। ये सारा का सारा लोकेशन आपके लिए अधिक इंपॉर्टेंट है वर्तमान में। जो बांध है, जिस बांध पे किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ वर्तमान में या हाल फिलहाल में किसी बांध का उद्घाटन हुआ, तो वो अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 86 हमने कई बार डिस्कस किया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 मेजर कंपोनेंट हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर किया जाता है प्रदूषण के आधार पे, और प्रदूषण कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मली मेजर प्रदूषण का पार्ट नहीं माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे आसपास पेड़ के लिए भी ज़रूरी है, तो एक लिमिट मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। तो इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर नहीं किया जाता है। अब देखो ऑप्शन देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स का कौन पार्ट नहीं है, क्वेश्चन तो यही पूछ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है जब आपको ये पता है तो आप एलिमिनेट करो। ए होगा नहीं, सी होगा नहीं, डी होगा नहीं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो यानी आपसे जो एग्जामिनर बस ये जानना चाहता है क्या आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर क्वालिटी इंडेक्स का पार्ट नहीं है। अगर आप ये जानते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। बस इतना ही एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 87 एस्ट्रोसेट के बारे में दिया हुआ कि एस्ट्रोसेट जो है USA और रूस के अलावा केवल भारत, केवल लग गया है, गलत है। दूसरा है कि एस्ट्रोसेट में 2000 किलोग्राम और 1650 किलोग्राम की कक्षा में स्थापित होगा। देखो जब इस तरह का डाटा देना शुरू करें ना यूपीएससी, तो डाटा नॉर्मली गलत होता है कि 1650 किलोमीटर के ऊपर जो है अंतरिक्ष एस्टेब्लिश करेगा, बिल्कुल गलत है। नॉर्मली अंतरिक्ष यान जो एस्टेब्लिश होता है वो एस्टेब्लिश होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लगभग 300 किलोमीटर के रेंज में, 300 से 500 किलोमीटर के रेंज में एस्टेब्लिश्ड होता है पृथ्वी के ऊपर। इतने ऊपर में स्पेस स्टेशन जो है 300 से 500 किलोमीटर के रेंज में है, ऐसा नहीं कि 1600 किलोमीटर के रेंज में होगा। तो डाटा अगर देता है 1600 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, यूपीएससी गलत देता है, आपको फंसाना चाहता है यूपीएससी, आपको ट्रैप करना चाहता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, नीदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अर्घट्टा संबंधित था भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र से। एक इस तरह का व्हील होता था और पानी इस तरह से जो निकाला जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीरगाथाओं को कंठस्थ करने का जो व्यवसाय था उसको कहा जाता था मागध। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 90 राज्य तितली का दर्जा किसे दिया गया है, किस राज्य ने दिया है? ऑप्शन यहाँ पे आई गेस डी सही है, महाराष्ट्र सही है। करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल ये 2016 के करंट का क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसी तरह से मार्स ऑर्बिटर मिशन काफ़ी चर्चा में था उस समय में। मॉम, हम लोग मंगल पे पहुंचे ही थे, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना ही था। अब देखो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ो कि भारत ने यानी इसरो भारत को एकमात्र देश बना दिया है जिसने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर परिक्रमण करवाने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली। तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारा इसरो मॉम के द्वारा पहली बार में ही मंगल की कक्षा में स्थापित होने वाला देश बन गया था और इंडिया 4th कंट्री था जो इस तरह का काम किया। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि इंडिया यूएसए के बाद 2nd कंट्री है, बिल्कुल गलत है। तो दूसरा गलत है, तीसरा सही है। अब देखो दूसरा गलत है तो बी और डी होगा नहीं, और तीसरा सही है तो बाय डिफॉल्ट सी होगा। तो इसका आंसर हो गया सी। 1909 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों और नरमपंथियों यानी नरमपंथी की वार्ता करने की जो शक्ति है उस पर चरमपंथियों को विश्वास नहीं था, राइट। यानी गरम दल के जो लोग थे वो नरम दल के लोगों पे विश्वास नहीं करते थे कि वो अंग्रेज को कन्विंस कर पाएंगे, अंग्रेज से अच्छे से वार्ता कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 93, सर क्रिप्स, स्टेफर्ड क्रिप्स योजना जो आई थी, उस योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या चर्चा था कि भारत को डोमिनियन स्टेट देने का चर्चा था। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 94, इजी क्वेश्चन है। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, बोध गया जो है बिहार का पार्ट है, गया जिले में पड़ता है, तो बघेलखंड में बिल्कुल नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, सॉरी स्टेटमेंट एक बिल्कुल गलत है, और स्टेटमेंट एक गलत है तो डी होगा नहीं और ए होगा नहीं, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। और दोनों ही स्टेटमेंट में बी और सी में, दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट बी में भी है और सी में भी है, यानी दूसरा और पांचवा बाय डिफॉल्ट सही है। हमें खोजना होगा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट को। शिरडी क्या विदर्भ में पड़ता है, बिल्कुल गलत है। नासिक क्या मालवा में पड़ता है, बिल्कुल गलत है। दोनों ही महाराष्ट्र के पास है, शिरडी और नासिक दोनों ही महाराष्ट्र के पास है, नासिक के पास ही शिरडी भी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। दूसरा, पहला और तीसरा तीनों ही गलत है। यहाँ पे जो है ऑप्शन, यहाँ पे सिर्फ खजुराहो ये बी सही है और डी सही है, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट सही है और पांचवा स्टेटमेंट सही है। इस तरह हमारा आंसर हो गया सी। राष्ट्रहित के विषय में सांसद राज्य सूची के किसी भी विषय पे विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती यदि उसके पास संकल्प हो। यानी क्वेश्चन पूछना चाहता है कि राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकती है यदि, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि राज्यसभा द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से अधिक पारित कर लिया जाए। इजी क्वेश्चन था। आप अगर बेसिक पढ़े हैं, लक्ष्मीकांत पढ़े हैं, आपको जानकारी होगा कि राज्यसभा के ये विशेष क्वालिटी होता है। राज्यसभा राज्य सूची पे कानून बनाने के लिए रिकमेंडेशन कर सकता है, या राज्यसभा अतिरिक्त सिविल सेवा के गठन के लिए भी संसद से रिक्वेस्ट कर सकता है, या कानून बनाने के लिए अग्रसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल में ही निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लंबे नौचैलन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़ने के लिए एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल अंतर्देशीय बंदरगाह बनाने की चर्चा की थी? तो ऑप्शन यहाँ पे डी है, राजस्थान में इस तरह की चर्चा हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 97, यूएनएफसीसी के पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ था। काफी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, 16 में काफी क्वेश्चन इस पे पूछा गया, क्योंकि 2015 में यूएनएफसीसी का पेरिस क्लाइमेट चेंज हुआ, पेरिस समझौता हुआ था। तो अब इसमें देखो तीसरा स्टेटमेंट पे चलते हैं कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी ऐतिहासिक हिस्सेदारी को स्वीकार करने के लिए जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील देशों को 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर देने की बात कही। अगेन डाटा, मैंने बोला आपको डाटा नॉर्मली यूपीएससी गलत पूछता, 1000 नहीं 100 अरब डॉलर देने की चर्चा की गई थी। हालांकि वो भी अभी तक विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों को नहीं दी जा रही है। तो अब देखो तीसरा स्टेटमेंट अगर हमारा गलत है तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बस एक स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट किया, आपको आंसर मिल गया। और इसलिए यूपीएससी इसी तरह से आसान बनाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 98, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। अगेन डाटा है और संस्था का नाम है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने बताया 1992 में ये कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 1992 में एजेंडा 21 के तहत इम्प्लांट किया गया था या लाया गया था। दूसरा देखो, धारणीय विकास का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करना है, बिल्कुल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक हमें पूरा करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 99, करंट का क्वेश्चन है। अ मैन हू नो इन्फिनिटी पे मूवी आने वाला था, ये मूवी किसकी जिंदगी पर बेस्ड है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रामानुज की जिंदगी पे बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 100, किसी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है? नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, लेकिन पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 21 वर्ष की ही होनी चाहिए। मुखिया का चुनाव लड़ना आपको, आपकी उम्र 21 वर्ष होना चाहिए।
तो पहला गलत है। दूसरा देखो, पंचायत के समयपूर्व भंग होने जाने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अभीष्ट समय तक ही जारी रह सकता है। जैसे मान लो पंचायत का चुनाव हुआ और पता चला कि तीन वर्ष के बाद पंचायत भंग हो गई किसी वजह से, हो सकता है वहाँ के जो मुखिया उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में जो नया पंचायत गठित होगा तो रिमेनिंग जो 2 वर्ष का समय है, इसी 2 वर्ष के लिए नया पंचायत गठित होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला गलत है। आंसर इसका हो गया बी। तो उम्मीद करता हूँ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर का पेपर कैसे सॉल्व किया जाए आपको क्लियर हो गया होगा। 16 के पार्ट 1 हमने सॉल्व किया था, जहाँ हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। रिमेनिंग 50 आज पार्ट 2 में हमने सॉल्व किया। हमारा जाकर के वीडियो देख लेना 19 का, 18 का, 17 का और 16 का। साथ ही साथ मैं 13 तक का यहाँ पे 15, 14 और 13 तक के पेपर हम यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करेंगे। और ये पेपर कहीं ना कहीं यूपीएससी 2020 में या 21 में आपको काम देने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।